तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, दूसरा मैग्नेटिक करेक्टर। देखिए हम यहाँ जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है, एक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, सेकंड इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और एक्टिनाइड जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है नेचर में, और उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके बाद नेपच्यूनियम, अमरीकियम और प्लूटोनियम को आइसोलेट कैसे करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का आपस में कंपैरिजन, और डी और एफ ब्लॉक का कंपैरिजन, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अगर आपको लेंथेनाइड का लेक्चर याद है और आपने वो लेक्चर देखा हो तो आपने ये एक चीज़ नोट की होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, इस वजह से उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है। वो लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि उनके चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लो होती है, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। और अगर लास्ट लेक्चर याद हो एक्टेनाइड का, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि एक्टेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 के अलावा +4, 5, 6, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है। तो एक्टेनाइड अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई है, और ये किसी भी लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर इस बात को देखा जाए तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि जो एक्टेनाइड्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेंथेनाइड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बेसिक जो करेक्टर हैं और जो बातें हैं, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है नहीं बनाता, तो पाइप कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं बनाता, इसको हम इसमें बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को। इसमें पहली बात तो आप ये याद रख ही लीजिएगा कि एक्टेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हाई होती है, और इसका रीजन मैं साफ बता चुका हूं, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। प्लस चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और रही बात इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, अगर इसकी बात करूं तो इसका रीजन साफ साफ है, इनकी चार्ज डेंसिटी जो है। ओके, अगर आवाज़ कम है तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए आवाज़ अगर सही आ रही है तो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, तो चार्ज डेंसिटी हाई होने का रीजन है इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना। जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होते थे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उनकी ज़्यादा स्टेबल होती थी। लेकिन अब की बात करूं तो लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टेनाइड की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात की एक्टेनाइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड, और रीज़न है इनकी हाई चार्ज डेंसिटी, और हाई चार्ज डेंसिटी का रीज़न है इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होना। तो नेक्स्ट बात देखिए कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्टेट में इनका, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। ओके, ये लेक्चर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपटीशन के अंदर जो +2 के बाद आप कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन में जो आप लेंथेनाइड और एक्टेनाइड पढ़ रहे होते हैं, वो +2 का जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है उससे थोड़ा सा अपर पार्ट होता है, याद रखिएगा। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अपर पार्ट होता है। तो ऐसे केस के अंदर, ओके ओके, बिल्कुल बेटा, आपकी +2 की जो क्लासेस है उनको जल्दी ही हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो +2 की क्लासेस ही है, बिल्कुल। तो जो अब देखिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बता रहा था कि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है।
इसका रीजन है कि कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आईआईटी की बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, वो +2 लेवल के अंदर जो बेसिक है उससे थोड़ा सा अपर लेवल का पूछा जाता है। और वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नॉर्मली बीएससी या ग्रेजुएशन की जो क्लासेस है उनके अंदर ये चैप्टर है वहां पहले से ही थोड़े से एक्सटेंड करके दिए हुए हैं। तो इन लेक्चर को हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो अभी क्योंकि डेट आ भी चुकी है, आपको पता है कंपटीशन की, तो कंपटीशन के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसके पर्पज से ही इन लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है कि बीएससी के जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी इनको कर सके। सिलेबस हालांकि हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया कि किसका बीएससी का पहले कंप्लीट होता हो, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन इससे बिल्कुल कवर होने वाले हैं। तो यहां देखिए हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की, और इसमें हमने कहा कि एक्टेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लैंथेनाइड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास चार्ज ज्यादा होता है। इस वजह से वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां देखिए कि ये जो एक्टेनाइड्स है अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा बेटर बनाता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का और या कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी के कंपैरिजन के अंदर। और अगर कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, क्यूबिक ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होगी, या एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरह के कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो लेंथेनाइड का सेकंड लेक्चर था वहां मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं जो खासकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऐसा चिलेटिंग एजेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम हो, ऐसा जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम हो, ऐसों के साथ क्या कर लेते हैं, आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं लेंथेनाइड। तो वही प्रॉपर्टी एक्टेनाइड के पास भी है कि वो ईडीटीए या हाइड्रोक्सो एसिड जैसे ऐसे लिगेंड जिनके पास जो है चिलेटिंग मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऐसे लिगेंड्स के पास ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम हो तो ऐसे केस में वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि जैसे ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर मान लीजिए ये मेटल है और मेटल क्या करे और रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मान लीजिए लिगेंड्स के साथ अटैच हो जाए, तो मेटल क्या हो जाता है, उस कैविटी में चला जाता है। चारों तरफ रिंग है तो बीच में जो स्पेस बचता है उस मेटल उस कैविटी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस मेटल पर दूसरे लिगेंड्स का अटैक हो पाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा मेटल हिडन फॉर्म में चला जाता है, रिएक्ट नहीं करता, और इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एक्टेनाइड्स होते हैं वो चिलेटिंग एजेंट के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और खासकर ऐसे चिलेटिंग एजेंट के साथ जिनके पास ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम हो। इंपॉर्टेंट बात है ये। और अब देखिए कि जो एक्टेनाइड्स होते हैं उनकी भी पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। ओवरऑल अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। रीजन क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, जो एफ वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करवानी होती है आपको पी ऑर्बिटल्स के साथ जो लिगेंड्स होता है उसके। और ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास जो एफ ऑर्बिटल है उसका एफ ऑर्बिटल एक्सपोज हो बॉन्डिंग के लिए, और ये क्योंकि प्री पेनल्टीमेट शेल में होते हैं, अंदर से अंदर वाली शेल में होते हैं, इस वजह से जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट रूप से एक्सपोज नहीं हो पाते लिगेंड्स के फील्ड के साथ, और पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाते। लेकिन जो एफ के एक्सपोजर की बात करूं तो लेंथेनाइड में हमारे पास था 4f और एक्टेनाइड में हमारे पास है 5f। तो 5f जो है वो कम शील्डेड है एज कंपेयर टू 4f। तो 4f वाले इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं रखते थे पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की, तो लेंथेनाइड तो पाई कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। लेकिन एक्टेनाइड्स के पास 5f की लो शील्डिंग की वजह से वो कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है कि वो
पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, लेकिन इसकी बहुत ही कम टेंडेंसी है कि वो पाई कॉम्प्लेक्स बना सके। लैंथेनाइड के कंपैरिजन में पूछा जाए तो बिल्कुल ज़्यादा है, और डी ब्लॉक के कंपैरिजन में पूछा जाए तो कम है। तो ओवरऑल आप यही कहेंगे कि एक्टेनाइड्स की पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। अब मोस्ट ऑफ एक्टेनाइड जिनकी हम बात करते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? वो एल्कली मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। अब एक्टेनाइड की अगर आपसे बात पूछे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनको देखने को मिलते हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनके मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन के अंदर। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन सारी लाइंस के अंदर हमने बहुत ही बारीकी बारीकी बात, जो कि एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, वो निकाले हुए हैं। और ये ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको नोट लिखना होता है उनके लिए आपके पॉइंट्स हो जाते हैं, जबकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक एक लाइन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है। यस, अब मैं बात करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करता हूं। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ते ही माइंड में बात आती है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि डायामैग्नेटिक कैरेक्टर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेड हो जाएं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं रहेगी, और स्पिन रिजल्टेंट स्पिन ना होने की वजह से वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेव करता है। तो हम ऑलवेज, आपको याद होगा कि क्या चीज करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। आपको डी के केस में याद होगा मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता था √N+2 बोहर मैग्नेटन। यहाँ एन क्या होता था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता था। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते थे मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ही हाई होती थी। और मैग्नेटिक मूवमेंट किसको रिप्रेजेंट करता था? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। अब देखिए, ये है बात डी ब्लॉक एलिमेंट के केस की, लेकिन हमने लास्ट जो लेंथेनाइड का टॉपिक था वहां एक और बात डिस्कस की कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनमें जो एफ ऑर्बिटल होता है उनके ऑर्बिटल की क्विंचिंग नहीं हो पाती। बात को ध्यान से सुनिए, इनके ऑर्बिट जो एफ वाले की ऑर्बिटल की क्विंचिंग नहीं हो पाती। अब ये क्विंचिंग वाला कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी स्पिन के ऊपर अगर अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है तो ये हुई इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं उनकी भी मोशन की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर दो चीजों की वजह से होता है, एक तो ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन की वजह से। अब दो की वजह से अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर हुआ तो इसका मतलब रिजल्टेंट स्पिन की वजह से भी होगा, और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो टोटल मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है तो स्पिन की वजह से और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दोनों की वजह से निकालिए। तो एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम तो एग्जैक्ट आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। तो लेकिन ये दोनों किसके केस में निकाले जाते हैं? ये दोनों निकाले जाते हैं सिर्फ एफ ब्लॉक के केस में। एफ ब्लॉक में तो स्पिन का भी रोल होता है, इसके अलावा आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। तो इन दोनों की स्पिन की वजह से आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन डी के केस में आप सिर्फ स्पिन की वजह से क्या कर लेते थे, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल लेते थे। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन था सिर्फ उससे मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल लेते थे, क्योंकि उसमें जो ऑर्बिटल वाले का कंट्रीब्यूशन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की जो मोशन होती है वो क्विंच हो जाती है, क्योंकि वो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। इंटरेक्शन की वजह से ये क्विंच हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ स्पिन की वजह से के वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर बच जाता है, और उसी की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला से। तो देखिए, मैं इस मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिस्कस करता हूं। पहली बात, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका ट्रांजिशन मेटल से भी डिफरेंट है, और जो लेंथेनाइड है उससे भी डिफरेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टेनाइड्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर लेंथेनाइड से भी डिफरेंट है, और ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वालों से भी डिफरेंट है। इसमें फर्क क्या है, ये ट्रांजिशन, इसकी वैल्यू ट्रांजिशन मेटल के मैग्नेटिक मूवमेंट से तो ज्यादा आती है, लेकिन लेंथेनाइड के कंपैरिजन में कम आती है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखिए। अभी अभी जो मैंने आपको बात बोली थी थोड़ी देर पहले, वो ध्यान से सुनिएगा
कि क्या हुआ था लेंथेनाइड के केस में। लेंथेनाइड के केस में तो एस और एल दोनों का ही रोल था, लेकिन ट्रांजिशन मेटल के केस में सिर्फ एस का रोल था। तो जहां सिर्फ एस का था और एल की वजह से रोल ही नहीं था, इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल मतलब डी वालों का तो कम आएगा ही आएगा, ये तो हुई बात। अब रही बात लेंथेनाइड की, दोनों का सम था। अब एक्टेनाइड के केस में ऐसा क्या हो जाता है कि वैल्यू इससे कम हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि एक्टेनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f के अंदर है, और 5f जो 5f है वो बहुत ज़्यादा बाहर होने की वजह से, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से क्या होता है, उसकी शील्डिंग पावर कम होती है। और शील्डिंग पावर कम, इसका साइज भी बहुत बड़ा है, और ये शील्ड अगर कम है तो ये क्या कर लेता है, जो लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसके ऑर्बिटल तो क्या हुए, उनके साथ इंटरेक्शन में लग गए, तो इनकी मोशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ के केस में ये जो ऑर्बिटल की क्विंचिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सॉरी बिल्कुल भी नहीं होती। डी ब्लॉक के केस में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन एफ केस के केस में थोड़ी बहुत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। तो जो अगर आपको याद हो तो एक्टेनाइड के अंदर आप स्पिन ओनली फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक करेक्टर एल की वजह से भी आएगा। एफ में तो बहुत आएगा, याद रखिएगा। डी में ये होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में आप सिर्फ किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको याद होगा, जिसमें एस क्या है, एस इज द रिजल्टेंट स्पिन। और इसी फॉर्मूला से क्या बना था, ये जो एन एन प्लस टू वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये रूट वाला इसी से ही बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखना, सिर्फ स्पिन स्पिन की बात कर रहे हैं। कौन सी स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक करेक्टर आता है उसको स्पिन, रिजल्टेंट स्पिन की वजह से कैलकुलेट करते हैं, उसको स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ किसके केस में देखने को मिलता है, ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि एफ ब्लॉक वालों के अंदर एल का भी रोल होता है, जो मैंने लेंथेनाइड में समझाया। ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात करता हूं लेंथेनाइड्स की, क्योंकि मुझे लेंथेनाइड से भी कंपेयर करना है और डी से भी कंपेयर करना है। जबकि लेंथेनाइड में क्या हुआ करता था, लेंथेनाइड में ऑर्बिटल की जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत अंदर होता था और वो बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिएक्ट नहीं करता था। ऑर्बिटल फ्री होते थे, जैसे ही मूव करते थे तो उनकी वजह से भी स्पिन जनरेट होती थी, और इसीलिए टोटल एल की वजह से और एस दोनों की वजह से, मतलब ऑर्बिटल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से भी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक करेक्टर जनरेट होना था। और उसको हम किससे कैलकुलेट करते थे, अगर याद हो तो इस फॉर्मूले से। ये देखिए, यहां एस वाला कंट्रीब्यूशन किसका है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, और एल का जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, ऑर्बिटल की वजह से। और यहां एस प्लस एल दोनों की वजह से हम क्या कैलकुलेट करते थे, मैग्नेटिक करेक्टर कैलकुलेट करते थे। किसके केस में, ये केस में लेंथेनाइड के केस में। लेकिन आज किसकी बात चल रही है, आज बात चल रही है एक्टेनाइड की। तो एक्टेनाइड में देखिए, मैंने कहा कि आपको डी से तो ज्यादा, क्योंकि डी में तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन होता है, और एफ से जो सेकंड, डी से ज्यादा तो ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एल का कंट्रीब्यूशन होता है, डी से तो ज्यादा ना आएगा ही आएगा मैग्नेटिक करेक्टर। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये उठा ना कि लेंथेनाइड से कम क्यों है, लेंथेनाइड से कम क्यों है मैग्नेटिक करेक्टर, इसकी बात करूं तो इसमें देखिए एल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जबकि एक्टेनाइड के केस में एल का कम कंट्रीब्यूशन है। अब ये कम और ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, अब 4f और 5f को कंपेयर कीजिए आप। 5f तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, उसके ऑर्बिटल जो हैं वो जो लिगेंड्स आते हैं उनके ऑर्बिटल के साथ थोड़े बहुत इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब वो ऑर्बिटल अगर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे ही स्पिन होंगे उसकी वजह से उनकी स्पिन जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। इसलिए जो 5f वाले में कुछ ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक करेक्टर आना चाहिए था वो उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए था, और जो बिल्कुल
अब देखिए ये ज्यादा किस में आता है, ये वाला कंट्रीब्यूशन ज्यादा किस में होता है, लेंथेनाइड के केस में होता है, क्योंकि लेंथेनाइड में 4f की शील्डिंग बहुत ही ज्यादा होती है। शील्डिंग ज्यादा होने की वजह से बाहर के लिगेंड्स 4f तक पहुंच ही नहीं पाते। अब 4f जब बिल्कुल किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्री है, तो इसके स्पिन की वजह से, इसकी मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक करैक्टर जनरेट होना है वो तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है वो 4f के केस में, 4f मतलब लेंथेनाइड के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टेनाइड्स। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बात कही कि एक्टेनाइड्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, डी से तो ज्यादा क्योंकि उसमें सिर्फ स्पिन की वजह से होता है, और लेंथेनाइड से कम क्योंकि लेंथेनाइड में कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल वाला ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टेनाइड्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे ये जो रीजन है मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल से आपको लिख के बता दिया। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें साफ है कि मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अब ये चाहिए यहाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि आप मेरी लास्ट वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को जिक्र किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो आपको बताएगी ना कि ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये बात किसकी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे थे हम, ये बात हम कर रहे थे मैग्नेटिक करैक्टर की। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ जो एक्टेनाइड्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी को मैंने कवर कर दिया। और अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्टेनाइड्स नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक्टेनाइड्स के केस में अगर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसकी बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि जितने भी एक्टेनाइड्स होते हैं, जितने भी एक्टेनाइड्स हैं उनको रेयर एलिमेंट्स बोला जाता है। और इस बात पे मैं बहुत 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 बार कह चुका हूं कि आप इस रेयर का मतलब ये मत समझिएगा कि इनके सोर्सेज रेयर हैं, नेचर में इनके सोर्सेज रेयर हैं, बिल्कुल सोर्सेज रेयर नहीं है। तो रेयर क्या है, ये जिस ओर में अवेलेबल होते हैं वहां इनका अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा मेरी बात। ये मैंने लेंथेनाइड्स के लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको समझाया भी है, और एक्टेनाइड का जो पहला लेक्चर है उसमें भी बहुत डिटेल से समझाया। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उन लेक्चर को भी जरूर जरूर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक्टेनाइड्स जो है, हम कहते हैं कि जो लेंथेनाइड्स होता है उसमें सिर्फ प्रोमिथियम ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। और एक्टेनाइड के केस में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, वो रेडियो एक्टिव ही हैं। अब जो चीज है ही रेडियो एक्टिव, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो तो डीके करता होगा। तो ऐसी चीज हमें ऐसा लगता है कि नेचर में मिलती ही कहाँ होगी। अरे भैया ये तो तब से ही अवेलेबल है जब से अर्थ बनी है, ये तब से ही अवेलेबल है जब से अर्थ बनी है। इवन यूं कहूं जब से सोलर सिस्टम बना है तब से धरती पे ये चीज प्रेजेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। इसलिए ये वाले तीन एलिमेंट ध्यान से देखिए, कौन सा, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये तो जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है तब से ही प्रेजेंट है भाई। इसलिए आप यूं मत समझिए इनके सोर्सेज नहीं है, सोचो कि कितने अवेलेबल होंगे। तो अगर मैं थोरियम और यूरेनियम की बात करूं, ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये पाए जाते हैं। अब थोरियम कितना पाया जाता है इसकी बात करूं तो अर्थ के क्रस्ट में इसकी कंपोजिशन 8.1 पार्ट पर मिलियन है, जबकि यूरेनियम की बात करूं तो उसमें 2.3 ppm जो है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर आपको पाए जाते हैं। दोनों थोरियम और यूरेनियम मिल जाएंगे। अब ये बात करूं इसका मतलब इनका अबंडेंट कितना, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हम जिसको टिन मेटल की बात करते हैं ये तो टिन मेटल से भी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इनको रेयर कहें ये बात तो किसी भी तरीके से जायज नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। आप इनको रेयर इस वजह से मत कहिए कि आप कभी ये सोचें कि ये सोर्स इनके कम अवेलेबल है, बिल्कुल इनके सोर्स अवेलेबल है। तो सोर्स अवेलेबल है तो किस फॉर्म में अवेलेबल है इनकी बात करें तो इनका जनरल अगर बात करूं तो जो मिनरल है वो है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से क्या किया जाता है, यूरेनियम और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कैसा होता है पिच ब्लेंड, ये देखिए, ये फोटो देखिएगा आप, ये पिच ब्लेंड की के एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। ये एक रॉक का पार्ट है जो आपको पिच ब्लेंड को दिखा रहा है।
अब क्या होता है पिच ब्लेंड ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यूरेनियम होता है इन द फॉर्म ऑफ U3O8, मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में यूरेनियम आपके पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अमरीकियम, ये वो सारे जो जिसको हमने एक्सट्रैक्ट, अमरीकियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा लेड होता है, बिस्मिथ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात ये ऑक्साइड यूरेनियम जरूर चाहे ऑक्साइड की फॉर्म में हो, ओवरऑल ये सिलिकेट की फॉर्म में है, रेत के साथ आपको प्रेजेंट होता मिलेगा। सिलिकेट SiO4 नेगेटिव यूनिट को बोलते हैं भाई। तो ये तो क्या हुआ, ये तो एक मिनरल की बात हुई कि आपको किस फॉर्मेट में मिलेगा। दूसरे मिनरल की बात करता हूं, वो है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट इज द सेकंड मिनरल ऑफ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टेनाइड्स की। याद देखिए इसमें यूरेनियम है, लेकिन किसके साथ प्रेजेंट है, वेनेडियम के साथ है, पोटाशियम के साथ है। आप देखिए ये इनके साथ जो मेटल है ये इनके ओर के अंदर साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऊपर मेटलर्जी अप्लाई करेंगे तो यूरेनियम के साथ ये भी आ जाएंगे, इसलिए इनको सेपरेट करना अपने आप के अंदर बाद में एक प्रोसेस भी होता है जिसकी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो कैसा होता है कार्नोटाइट, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कार्नोटाइट की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम कार्नोटाइट का है भाई। तो इसी की बात करूं, अब देख सकते हैं इसमें भी यूरेनियम क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब इसके और मिनरल की बात करता हूं, उसका अगला मिनरल है यूटेनाइट। उसका अगला मिनरल है यूटेनाइट। इसमें देखिए यूरेनियम इसमें भी ऑक्साइड की फॉर्म में, लेकिन ये फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सिलिकेट में था, ये ऑक्साइड में था, जबकि ये फॉस्फेट की फॉर्म में है। ये डिफरेंस आप देख लीजिए, उसमें एल्कली मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ वो प्रेजेंट था, जबकि इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि कैसा होता है यूटेनाइट। इसकी बात करूं तो आप देखिए ये डायग्राम, ये ग्रीन कलर का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये यूटेनाइट का है। तो ये क्या है, इनके जनरल क्या है, ये इनके और हैं, जिससे आप एक्टेनाइड्स को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करने का काम करोगे।